हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉय हो गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन नहीं होने वाले, एक बड़ी वॉर होने वाली है। अमेरिकन मिलिट्री वो प्लान कर रही है और मैं नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स कह रही है कि भाई यूएस मिलिट्री अब प्लान नहीं कर रही स्ट्राइक्स की। यूएस मिलिट्री एक मेजर वॉर की प्रिपरेशन कर रही है। ईरान अगर लाइन पे नहीं आया तो ईरान पे वीक लॉन्ग स्ट्राइक्स हो सकते हैं। और आपको पता है हमेशा अमेरिका कैसे फंसा है। अमेरिका ने प्लान किया है कि पहले हम एक सिंगल स्ट्राइक करेंगे, फिर अब प्लानर्स ये प्लान कर रहे हैं कि हफ्ते हो सकते हैं, 10 दिन हो सकता है 20 दिन इस ऑपरेशन में लग जाए। और आप ध्यान से समझिए, इसी को बोलते हैं ड्रॉइंग इन। एक बार ये ड्रॉ इन हो जाते हैं, साथ में इसराइल ज्वाइन कर देता है, तो ये एक रीजनल वॉर हो जाने वाला है। कहानी बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। दुनिया इसके कारण परेशान है, मिडिल ईस्ट में एक पैनिक है। क्योंकि अगर यहां पे कुछ भी होता है तो ये डायरेक्टली ऑयल को अफेक्ट करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को अफेक्ट करेगा, बबल अल मंदेब को अफेक्ट करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करेगा और इसका मतलब ये भारत को भी अफेक्ट करेगा। भारत के वेस्टर्न साइड में अगर ये ऑपरेशन होता है तो ऑयल के प्राइसेस इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, ऑयल पे प्रीमियम लगने लगेगा, इंश्योरेंस पे प्रीमियम लगने लगेगा। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि भाई इस रीजन में ये स्ट्राइक्स ना हो। बट अब ये पैल्पेबल लग रहा है कि या तो ईरानियंस वो झुकेंगे और नहीं तो उनके ऊपर स्ट्राइक्स होगा, और इन स्ट्राइक्स को इजराइल ज्वाइन करेगा। और इसीलिए इतनी अजीब सी शांति जियोपॉलिटिक्स में आपको दिख रही है। तो भाई कुछ टिपिकल इश्यूज हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है। एंड सो गोज आउट फॉर द स्टोरी ऑफ नॉर्थ कोरिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए, मिसाइल प्रोग्राम बंद करिए। और ईरान एक और काम करता है जो कि बहुत डेंजरस है इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए, उसका नाम है प्रॉक्सी वॉरफेयर। यही सेम काम पाकिस्तान करता है प्रॉक्सीज बना के, जिसमें आपने देखा हिजबुल्ला, होथी, हमास, ये सारे जो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हिजबुल्ला, यहां पे भी हिजबुल्ला। तो तेहरान कंट्रोल्ड जितने भी ये आउटफिट्स हैं, चाहे यहां पे अंसर अल्लाह, मतलब जिनको होती बोलते हैं, तो ये जितने छोटे हों या बड़े हों, जितने प्रॉक्सीज हैं, ये एंटी इजराइल हैं और ये प्रो फिलिस्तीन है, प्रो ईरान है। और अगर ये आगे बढ़ते हैं, ईरानियन रेजीम कंटिन्यू करती है, तो ये प्रॉक्सीज भी बड़े होंगे। अगर ईरान का तेल बिकेगा तो ये प्रॉक्सीज भी बड़े होंगे। और जितने ही बड़े ये प्रॉक्सीज होते हैं, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान का भी होता है, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान का होता है इन मिडिल ईस्ट। और ये सऊदी अरेबिया, तुर्की के लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो तुर्की ये चाहेगा कि ईरान एग्जिस्ट करे, बट तुर्की को एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ईरान ज्यादा बड़ा भी ना हो। ये सेम प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया के साथ है। वो ये नहीं चाहते कि ईरानियन रेजीम एकदम खत्म हो जाए, बिल्कुल वो चाहते हैं डिग्रेडेशन हो जाए, रेजीम की डिग्रेडेशन होके वो वीक हो जाए, बट ये नहीं चाहते कि वो हट जाए। ये सेम लॉजिक तुर्की का है। तो मतलब ईरानियन रेजीम अगर मजबूत है तो ये तुर्की के लिए भी डेंजरस है, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी डेंजरस है, अमेरिका के लिए भी डेंजरस है, इसराइल के लिए भी डेंजरस है, सऊदी अरेबिया के लिए भी डेंजरस है, यूएई के लिए भी डेंजरस है। बट अगर ये डिग्रेडेड रेजीम रहती है तो ये सबके इंटरेस्ट में है। बट अमेरिका और इसराइल, ये दो कंट्री बिल्कुल चाहती हैं कि ये रेजिम चले ही जाए, ये खत्म हो जाए। आप समझ गए? अच्छा, यूएस की मिलिट्री का पोस्चर कैसे चेंज हो रहा है? यूएस की मिलिट्री की पुरानी प्लानिंग ये थी कि हम आएंगे और हम मिडनाइट हैमर की तरह ठोकेंगे और जाएंगे, ठीक है? और रेजिम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे, एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, जहां पे इनकी जो मिलिट्री है, कुछ फोर्स है, ये सब एक ही चीज के पीछे लगी होगी, टू कंट्रोल द प्रोटेस्ट। और उसके बीच में हम दोनों आएंगे, मतलब यूएस और इसराइल, और ठोक के चले जाएंगे। बट अभी ऐसा लगता है इरानियंस आर गेटिंग बैक इन कंट्रोल। वो किसी तरीके से शांति स्टैब्लिश कर रहे हैं, पीस स्टैब्लिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो नेगोशिएशंस में भी बहुत हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं। दे आर नॉट बजिंग। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहते, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई प्रोमिस नहीं कर रहे, और जो नेगोशिएशंस हैं वो अटक गए इन सारी चीजों पे। तो इसलिए अमेरिका को अब लग रहा है कि मिलिट्री तरीके से ही इनके ऊपर समझाना पड़ेगा। मतलब आप समझिए, बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं, बट ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं ये तभी वर्क करते हैं, ये तभी फ्रुक्टिफाई करते हैं अगर हार्ड पावर साथ में डिप्लॉय किया जाता है। ये भारत भारतीयों के लिए भी एक मैसेज है कि आप सिर्फ डिप्लोमेसी से डील नहीं कर सकते, चाहे कंट्री कितनी छोटी हो। आपका हार्ड पावर अगर पड़ोस में डिप्लॉयड है तो आपके डिप्लोमेट जीत के ही आएंगे। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछा होगा, हाजी पीर पास लेने के बाद कैसे देना पड़ा, ताशकंद में हम पीछे कैसे हट गए, हार कैसे गए, 71 में बांग्लादेश आजाद करने के बाद हमने सिलीगुड़ी क्यों नहीं एक्सपैंड किया,
आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा कि हमने वो इन्वेस्टमेंट अपनी हार्ड पावर में नहीं की और हमने अपना हार्ड पावर पोस्चर यूजुअली इतना डिप्लॉय करके नहीं रखा, या किसी कंट्री को थ्रेटनिंग पोस्चर पे नहीं ला दिया, क्योंकि जब तक आप थ्रेटनिंग पोस्चर पे नहीं आते तब तक आपके डिप्लोमेट जीत के नहीं आ पाते। सिर्फ बातों से काम नहीं होता, आपको एक्शन का एटलीस्ट थ्रेट देना पड़ता है। तो कंटिन्यूस यहां पे काम चल रहा है। इसके साथ साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय कर दिया गया है, जेरल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन पहले से था और जेरल्ड आर फोर्ड इसे मूव कर दिया गया है। इसका मतलब आप समझिए कि नेवल एसेट्स हो, एयर एसेट्स हो या लैंड एसेट्स हो, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एज वी स्पीक 40,000 यूएस मिलिट्री पर्सनल को अलग अलग जगह से मूव करके रीडिप्लॉय कर दिया गया है। और ये नंबर्स हो सकता है होक्स हो, ये नंबर्स हो सकता है प्रेशर बनाने के लिए हो, बट एक चीज पर्टिकुलरली आपको समझनी पड़ेगी कि आप अगर यूएस के बेसिस को देखें, आप एक साइड में देखिए कि किस टाइप की इनके डिप्लॉयमेंट है। हर जगह आपको दिखेगा कि भाई इनके एयर बेसिस है। कोई भी आप आसपास की कंट्री देखिए, इनके पास छोटे आउटपोस्ट से लेकर मैसिव बेसिस है। और इसमें सबसे बड़ा जो आपको बेस दिखेगा वो कतर में दिखेगा। और इसके साथ आप ये भी मत भूलिए कि ईरान के पास भी एक सब्सटैंशियल खुद की फोर्स है और साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉक्सी वॉरफेयर की आर्मी है जो कि इजराइल को परेशान कर सकती है, जो कि यूएस के जो मिलिट्री आउटपोस्ट है, यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं उसको थ्रेटन कर सकती है। तो यहां पे एंगेजमेंट नेवल भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान यहां पे एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के आएगा, नहीं, बट ईरान जिस तरीके से रेजिस्ट करेगा और जिस तरीके से ये थ्रेट पोज करेगा टू इजरायली एसेट्स, टू यूएस एसेट्स, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, पर्टिकुलरली ज्यूज के लिए, इस रीजन में जितने ज्यूज हैं। ओके, अच्छा, अब यहां पे बड़ा सिंपल हार्डलाइन अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है कि भाई कोई भी ऑप्शन हमने नहीं छोड़ा है। नई डील होगी, हमारे टर्म्स पे होगी। अगर डील नहीं करती ये रिजीम, तो इस रिजीम को हटाया जाएगा। और हटाने का जो प्रोसेस है वो सोशल मीडिया से नहीं आएगा, वो हार्ड पावर से आएगा। आप 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये तक प्लान कर रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स डिप्लॉय होंगे, हमारे एसेट्स डिप्लॉय होंगे और फिर वो रोटेट होते जाएंगे। और रोटेशन की प्लानिंग हो गई है, मतलब अब कहानी, अगर न्यूज एजेंसी ये कह रही है ना कि हफ्ते भर की प्लानिंग और 10 दिन की प्लानिंग हो चुकी है, तो अब ये मान के चलिए कि अमेरिका ने 6 महीने कमिट कर दिए ऑन द रेजिम। और 6 महीने कमिट कर दिए इन टर्म्स ऑफ बजट ऑल्सो, पर्सनल बजट एंड पॉलिटिकल विल। और ये याद रखिए कि आपको अमेरिका के अंदर देखना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल्स के कारण डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत बदनाम हो रखा है और इस बदनामी से बाहर निकलने के लिए उसको कोई एक्सटर्नल इशू चाहिए। और ईरान से बेटर अमेरिकन को कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये सबको पता है कि चाइना के साथ वो लड़ नहीं सकते। व्लादिमीर पुतिन से शांति एक तरीके से वो स्टैब्लिश, एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश है कि भाई अब रशिया के साथ नहीं लड़ेंगे। वेनेजुएला में ऑपरेशन हो गया है, वहां के रिसोर्सेज अब धीरे धीरे अमेरिका प्लंडर करेगा। तो बचा ईरान, और ईरान को ठोकने से जो टिपिकल एलाई है, सबसे बड़ा एलाई है यूएस का, वो बड़ा खुश होगा। भारत के लिए टेंशन क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप देखिए 30% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, 20% ऑफ ग्लोबल एलएनजी ट्रेड कहां जाता है? यूरोप और एशिया। तो अगर ये हिट होता है, तो इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट इंडियाज इकोनॉमी, इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट आवर एनर्जी इंपोर्ट्स। और अब जरा इसको स्ट्रैटेजिकली सोचिए, तो एक साइड से हमें यह बोला जा रहा है कि भाई आप फ्री नहीं है, यू आर नॉट फ्री टू बाय रशियन ऑयल। प्रेशर्स हैं इसके ऊपर, बहुत सारी पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग भी है। बट एक चीज याद रखिए, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में सस्ता ऑयल खरीदेगा, बट सस्ता ऑयल कहां से मिलेगा? अगर यहां पे क्राइसिस बढ़ती है तो एकमात्र सस्ता सोर्स आपके पास रशिया बढ़ जाएगा। बट इसके साथ साथ आप ईरानियन जो आपकी शैडो फ्लीट है उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ईरान के ऊपर अगर एक्शन होता है तो इस रीजन में ट्रांसपोर्टेशन की और इंश्योरेंस प्रीमियम्स की जो इशू है उसके ऊपर हिट आएगा। और अगर आप रशिया से तेल लेंगे तो जो कंपनीज इंपोर्ट करेंगी उनके ऊपर सैंक्शंस का प्रेशर होगा। तो वेरी थिन लाइन दैट वी आर नेविगेटिंग। और इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक बातें हैं वो एक तरीके से चल रही है, बट द टॉक्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। और ये न्यूज देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि ईरान शांत नहीं बैठेगा। इजराइल ने जब मारा था उसका भी रिटेलिएशन मिला था, यूएस ने जब स्ट्राइक किया था उसका भी रिटेलिएशन मिला था। दे आर लोडेड विथ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स एंड ड्रोन्स। तो आप ये मान लीजिए कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में आपको फिर से एक हाइटेंड टेंशन पूरे मिडिल ईस्ट में दिख सकता है। ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है और भारत के लिए भी अच्छी न्यूज नहीं है। आप जरूर बताएगा क्या आपको लगता है कि एक्शन होगा
या सिर्फ ये डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए ये एक मिलिट्री स्टांस या पोस्चर लिया जा रहा है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।